नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर तरफ जाट फैक्टर की चर्चा है। अब अगर बात पश्चिमी यूपी की करें तो यहां जाट समुदाय निर्णायक भूमिका में है। यहां जाट करीब 17% है, जो करीब 45 से 50 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। यही वजह है कि जाट समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए हर पार्टी अपना पूरा दम खम लगा रही है। किसान आंदोलन से लेकर पश्चिमी यूपी के जाट वोटरों में बीजेपी को लेकर नाराजगी बताई जा रही है और बीजेपी इसके डैमेज कंट्रोल में भी जुटी हुई है। इसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। शाह ने मथुरा और नोएडा में मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में डटे हुए हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गाजियाबाद में बीजेपी के लिए प्रचार किया। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन माना जा रहा है। इससे पहले कल अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी में बीजेपी में आने का ऑफर भी दे दिया था, लेकिन जयंत चौधरी ने यह ऑफर यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वो कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि अमित शाह को न्योता 700 से ज्यादा किसान परिवारों को देना चाहिए जिनके घर उजाड़ दिए गए। सवाल बड़ा यह है कि आखिर जयंत चौधरी जरूरी क्यों है। इसकी वजह यह है कि जयंत चौधरी जाट समुदाय के युवा नेता हैं, साथ ही चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और पीढ़ियों से इस इलाके में इनके परिवार की साख रही है। यहां के जाट वोटों पर इनका खासा दबदबा है। सवाल यह है कि आखिर यूपी में जाट पर दांव से किसको मिलेगा भाव? क्या बीजेपी यहां के जाट समुदाय की नाराजगी दूर कर पाएगी? क्या पश्चिम में अमित शाह की मौजूदगी यूपी की हवा बदल सकती है? और अखिलेश और जयंत की जोड़ी जाटों को एकजुट रखने के लिए क्या रणनीति अपनाती है? इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आइए आपको पहले सुनाते हैं कि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के बाद अमित शाह ने क्या कुछ कहा। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा जानते। मगर तनिक मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मेरा संवाद मैं अपने कार्यकर्ताओं से लगातार करता हूं, उनके बीच रहता हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो हमने निर्णय लिए हैं उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये निर्णय लिए गए और सबको भागीदारी दी गई है। सभी जातियों के और धर्म में जो लोग हैं उनको हमने मौका दिया है कि वो विधानसभा पहुंचे। जो बात की उनके हताशा का द्योतक, डूबती नाव पर कोई नहीं चढ़ता। भाजपा की नाव डूब रही है तो क्यों जयंत चौधरी उस पर चढ़ने जाए? वो तो उनके सहयोगी खुद ही उनके यहां से भग रहे हैं। चूंकि बिल्कुल भाजपा का पश्चिम में लोग खदेड़ रहे हैं उनके प्रत्याशियों को,
उसी हताशा में वो बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौधरी चरण सिंह के बहाने कैसे जाटों को खुश करने की कोशिश की। इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए 3-4 किलोमीटर हाथ में अपना बस्ता झोला लिए हुए मैं पैदल चला जाता था। उस समय मैंने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना और जब वो गांव गरीब किसानों की बात करते थे तो मेरे मन में उनके प्रति आस्था पैदा होती। इसीलिए मुख्यमंत्री बनते ही जब उनका जन्मदिन आया तो मैंने कहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और किसान दिवस के रूप में मैंने मनाना पड़ा। अब उसके बाद तो सिलसिला चल रहा है। अब अपने पैनल पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिमी यूपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संजीव सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, शाहिद सिद्दीकी जी हमसे जुड़ेंगे आरएलडी की ओर से, साथ ही साथ डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, और आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV नेटवर्क के। बहुत स्वागत है आप सबका। और आलोक सर, आपसे ही शुरू करेंगे। हमने राजनीति बहुत देखी है, हमने देखा है कि गठबंधन होता है, टूटता है, हमने देखा है लोग पार्टियां बदलते हैं, एक दूसरे की पार्टियों में जाते हैं, एक दूसरे को बुला भरा कहते हैं। लेकिन कल अमित शाह जी का यह कहना कि जयंत चौधरी आदमी ठीक है लेकिन गलत जगह पे है, गठबंधन उन्होंने गलत किया है, ये आप कह सकते हैं एक बिल्कुल रेड कारपेट वेलकम है जयंत के लिए। हालांकि जयंत ने कहा कि मैं चवन्नी छाप आदमी नहीं हूं, लेकिन इस राजनीति का मकसद, मायने क्या है? पहला सीधे दिमाग जाता है कि क्या पोस्ट पोल में जयंत पर बीजेपी दांव खेल सकती है। दूसरा, क्या इसका यह भी राजनीतिक मायने है कि जो जाट वोटर्स पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, वहां तक बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि हमारा विरोध जयंत से नहीं अखिलेश से है। आलोक सर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसीलिए हमने पिछले समय, शाहिद भाई भी आज के साथ में है, उनसे भी यही सवाल किया था कि क्या उसके बाद कभी हो सकता है। तो शाहिद भाई ने उस अपने इंटरव्यू में भी जवाब दिया था कि हाँ, उसके बाद में राजनीति में कहाँ क्या होता है नहीं कह सकते। इसलिए आपके में जो अंत में आपने जो सवाल किया कि बाद में क्या हो सकता है, यदि कोई ऐसा पासा पलट इधर से उधर होता है तो आज के लिए मैसेज नहीं है। अमित शाह जी ने जो कुछ कल कहा, यदि उसको आप ध्यान से देखें तो उन्होंने एक तो जाट समुदाय में थोड़ा डिवीजन, जो आपने कहा कि अखिलेश जी ने भी कुछ उम्मीदवार खड़े किए हैं जो मुस्लिम भी हैं, उस बेल्ट में जाकर के कुछ ऐसी बातें कहने से जो जाट जो थोड़ा ढुलबुल है, जो समझता है कि भाई मेरे इलाके में तो मेरा ही जाट तो उम्मीदवार है नहीं तो मैं क्यों वोट करूं। गठबंधन में वोट ट्रांसफर आप देख चुके हैं रजत जी, आप तो यूपी का पॉलिटिक्स 25 साल से 20 साल से अच्छा जानते हैं जी। वोट ट्रांसफर आसान नहीं है। वोट ट्रांसफर होना होता तो पिछले 2017 में बहुत कुछ हो सकता था, या अभी 2020 में खास करके, तो नहीं हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफर वाले को एक तो खेल बिगाड़ना, मतलब उसमें उनको सीधा न जाए, तात्कालिक जो थोड़ा बहुत उससे आता है वो भी है। दूसरा, जाट समुदाय यही नहीं है, जहां और भी है। जाट कहाँ है? जाट पंजाब में नहीं है क्या? एक तरह से जाटों के लिए जो हरियाणा विकास पार्टी के नरेंद्र मोदी 96 में कोशिश कर रहे थे, मैं आपको पुरानी एक लाइन जानना चाहता हूँ, तब उन्होंने, जब अटल जी की सरकार कुछ ही समय के लिए बनी, तब नरेंद्र मोदी वो भूमिका निभा रहे थे बंसीलाल और हरियाणा विकास पार्टी के समर्थन में। इसलिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी वो लॉन्ग टर्म, इस चुनाव के बाद भी जब राष्ट्रपति चुनाव में जब जरूरत होगी जयंत चौधरी की, उसके लिए भी उनको अपने पलड़े में, उनके चाहे अखिलेश के साथ भी वो चले जाएं, जीत भी जाएं, तो उनके उन मतदाताओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भी साथ लिया जा सके। इस दूरगामी रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है, ये बोला गया है। ठीक है, मतलब सोची समझी रणनीति। ठीक है सर, ठीक है, आऊंगा आपके पास। सीधे मनीष शुक्ला जी के पास चलते हैं। मनीष जी, सारा फोकस हम अमित शाह जी को देख रहे थे, भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, कैराना में थे, बरेली में उसके पहले हमने देखा, आज मथुरा में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को लगता है कि कुछ कमजोरी है, कुछ किसान नाराज हैं, इसलिए फोकस ज्यादा है और मैसेज देना, मतलब आप राजनीतिक तौर पे ज्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे कि जयंत चौधरी को खुला ऑफर देना, इसका मतलब क्या है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो पहले और दूसरे चरण का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और हमारी सरकार 19 मार्च 2017 को बनी, तब से पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कई काम किए गए। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने वहां बनाया है, अलीगढ़ में महेंद्र सिंह के नाम
से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तमाम एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से ही निकल रही है। तो तमाम विकास के काम किए हैं, गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया है, और अपना ही नहीं, जो मायावती जी और अखिलेश यादव का बकाया था उसका भी भुगतान हमने किया है। तो विकास के अपने काम किए हैं, उसके आधार पे हम चुनाव में गए हैं। हाँ। रहा सवाल आपका जो सवाल है जयंत चौधरी जी को लेकर, तो निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी अच्छे व्यक्ति हैं और खराब दल में है, ये केवल आदरणीय अमित शाह जी ने नहीं कहा। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अगर आप देखेंगे तो स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उस गाड़ी में, अब अजीत जी अच्छे व्यक्ति है, मैं नहीं वो शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, लेकिन आप सबको पता है ये चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था। ठीक है। तो उनके पिताजी ने जो कहा था वही बात तो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि अच्छा व्यक्ति खराब दल के संपर्क में है। ठीक है, मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली। मैं एक चीज और मनीष जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या बीजेपी को लगता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमने देखी, जाट के प्रबुद्ध नेता जो थे उनको दिल्ली बुलाया गया, प्रवेश वर्मा के घर पर मीटिंग रखी गई, अमित शाह जी ने बात करी, बताया हमने क्या क्या किया आपके समुदाय समाज के लिए, उसके बाद वहां लगातार प्रयास हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जाट, स्पेशली जो किसान बेल्ट है, वहां बीजेपी इस बार कमजोर है, इसीलिए एक्सरसाइज बढ़ा दी गई है कि डैमेज कंट्रोल हो सके? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने इस वक्त में काम किया है, किसानों के लिए भी काम किया है। रहा सवाल कल की बैठक का, तो 2019 के पहले भी इसी तरह की बैठक हमने की थी, 17 में भी की थी, और सामाजिक बैठकें भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करेगी, चुनाव के दौरान सभाएं करेगी, रैलियां करेगी। कोरोना के नाते से रैलियां और सभाएं नहीं हो रही है, तो एक एक्सरसाइज सभी पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकार है करने का, हम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो पुराना हमारा रिकॉर्ड है 2017 का वो टूटे, उसके लिए तमाम प्रयास भी हम करेंगे। हमारे सभी जो हमारा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उतरा हुआ है। आपने स्वयं दिखाया है कि आदरणीय राजनाथ जी भी है, इस समय योगी आदित्यनाथ जी भी बिजनौर में है। तो उस चरण के चुनाव के नाते से कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी खेती किसानी के पूरे खेत में वो उतरे हुए थे, खेतों में जाकर उन्होंने संपर्क किया। तो हमारा ये सामाजिक समरसता और तमाम क्षेत्रों से संपर्क करने का ठीक है। मैं डॉक्टर अजीज खान को लाना चाहूंगा, क्योंकि शाहिद भाई अब तक जुड़े नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि शाहिद भाई जुड़े, क्योंकि बेहतर सवाल दे पाएंगे और मजे हुए राजनेता और पत्रकार भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि शाहिद भाई हों। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, क्योंकि आपके ही अलायंस पार्टनर हैं जयंत चौधरी, आपका अलायंस है, हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल खारिज किया और कड़े शब्दों में खारिज किया कि मैं कोई चवन्नी छाप आदमी नहीं। ठीक है, राजनीति ऐसा होता है, लेकिन डोरे तो डाले जा रहे हैं, मैसेजिंग तो हो ही रही है, और बीजेपी जिस हिसाब से वेस्टर्न यूपी में लगी है, आपको लगता है कि जो ये अलायंस है, अलायंस से जो एक मामला बीजेपी का पहले हम कह सकते हैं कृषि कानून के समय बिगड़ा था, वो वापस लड़ाई में बीजेपी आ गई है आपके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए राकेश जी, आपकी आवाज जो है वो फंस रही थी, लेकिन मैं आपका सवाल समझ रहा हूं कि आप क्या पूछना चाहते हो, मोटा मोटा, क्योंकि आप में बहुत अजीब सी आवाज आ रही है बड़ी जी। थोड़ा सा आवाज ठीक कर दे पीसीआर प्लीज। देखिए, मनीष जी को मैं अभी सुन रहा था, वो कह रहे थे साहब बीजेपी सामाजिक समरसता की बात करती है, आपसी इत्तेहाद की बात करती है, कौमी एकता की बात करती है। अरे भाई ठीक है ना, यही तो चाह रहे हैं हम, करो। मकसद सिर्फ यही है कि समाजवादी पार्टी यही चाह रही है। लेकिन क्या एक बड़ा मशहूर शेर है मनीष भाई, आप भी सुने, कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उसके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। कितनी खूबी से गले काट रहा है कोई, देखने वाले को चतुराई नजर आती है। कि कितनी भी चतुराई से काम करें राकेश जी, कितने भी होशियारी से काम करें, एक बात तो क्लियर हो गया कि माननीय अमित शाह जी सरेंडर कर गए, बीजेपी सरेंडर कर गई। उसको यह एहसास हो गया कि अब 2022 का चुनाव उनके हाथ से निकल गया। आप देखिए ना, अगर सरेंडर नहीं करते, अभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन कह रहे साहब मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि मैं घबराया हुआ हूं, मेरे साथ हो। उनको पता है कि जाटों के साथ इन्होंने अन्याय किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है। 750 किसान जो शहीद हुए हैं, उनकी सूची तक ये नहीं बना पाए। जयंत चौधरी जी
साहब जो जाटों के बहुत बड़े नेता है, उनके वालिद साहब अजीत सिंह साहब कितने बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह साहब, इन सब का इन्होंने अपमान किया। लाठियां भानी है, लाठियां। इस ठीक है, कदर उनको आ रहा हूं मनीष जी, आ मारा रहा हूं, है, 30 सेकंड में आ रहा हूं। बेइज्जत किया है। सवाल इस बात का है कि वो एक तरफ आप बेइज्जत करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं मेरे साथ आ जाओ, मेरे ठीक बगल में है, खड़े ठीक हो है जाओ। अजीज भाई, इसका जवाब ले ले। कौन सी रणनीति ठीक है अजीज भाई, एक मिनट, इसका जवाब ले ले। मनीष भाई, आरोप ये, अजीज भाई एक मिनट दीजिएगा, जरा जवाब ले ले, क्योंकि अगर आप 3-4 आरोप एक बार में लगा देंगे तो मुझे लगता है मैं भी थोड़ा भूल जाऊंगा और मनीष भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। कहा साहब बीजेपी ने सरेंडर कर लिया है, इसीलिए पोस्ट पोल अलायंस के लिए अभी से दाना डाल रहे हैं आप। मनीष जी देखिए, ये बौखलाहट है इनकी। इनके एलआई के एक पार्टनर को अगर अच्छा कह दिया गया तो कितना दर्द हो रहा है इनको। और रहा सवाल अभी चौधरी अजीत जी का क्या विचार था अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बारे में भी मैंने बताया। और चौधरी चरण सिंह जी को कितना बड़ा धोखा मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, वो भी इतिहास गवाह है उसका। और 2013 में मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन अपने बहन की इज्जत को बचाने के लिए मार दिए गए और हथियारों को आजम खान छुड़वाते अखिलेश यादव के इशारे पर, ये इसका भी इतिहास गवाह है। और यही नहीं, 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग गांव-गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए उस दंगे में, चूंकि सीधा आदेश था कि जाति और धर्म देखकर एफआईआर दर्ज करो। और हमने उस समय कहा था कि हम इनके साथ खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं। 17 में हमारी सरकार बनी तो जो निर्दोषों के ऊपर मुकदमे कायम हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसको हमने वापस लिया। इसका भी विरोध अखिलेश यादव और उनकी पार्टी करती है कि निर्दोषों के मुकदमे क्यों वापस लिए जा रहे हैं। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है अखिलेश यादव की पूरी जो उनकी डीएनए है। राकेश जी मुझे मौका दें सर। आ रहा हूं अजीज भाई, आ रहा हूं, रुकिएगा 30 सेकंड। इको ठीक कर दीजिए प्लीज। नाहिद हसन जो इनके पोस्टर बॉय से ले लिया, इको ठीक कर दें। ठीक है ठीक है जो ठीक है। नाहिद हसन जो इनके पोस्टर बॉय है, जो खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो, तो ये जनता समझ रही है कि ये क्या संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती है। ठीक है मनीष जी, जो आरोप आपने लगाया अजीज भाई, ये नाहिद हसन को लेकर और एक दो कैंडिडेट्स और हैं, उनको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। इतने सारे कैंडिडेट से एक आध कैंडिडेट आप नहीं भी लड़ाते तो क्या फर्क पड़ जाता? आप सीधे टारगेट पे हैं। 2-4 ऐसे कैंडिडेट्स लड़ाए आपने जो टेंटेड कैंडिडेट्स थे, उसको लेकर बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते थे। देखिए राकेश जी, 2-3 बातें हैं बड़ी गंभीर हैं। भाई इको प्लीज ठीक कर दीजिए, डायरेक्ट स्काइप से हम लिए हैं, वो आवाज ठीक नहीं आ रही। 2-3 मेरी बात जो है वो बड़ी अहम और गंभीरता से सुना जाए। आपने देखा कि जब कोई भी शख्स चुनाव मैदान में जाता है और सत्ताधारी पक्ष होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी उपलब्धियों को लेकर जाता है कि साहब मैंने इतना विकास किया, कानून व्यवस्था ये किया, महंगाई कम की, बेरोजगारी कम किया, तमाम बातों का करता है। आपने एक बात गौर किया, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने गौर किया होगा कि इन्होंने कोई उपलब्धि की बात नहीं की, ये उपलब्धि की बात करना ही नहीं चाहते। ये धर्म कर्म वीडियो टेम्परिंग, वीडियो को टेम्पर्ड करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ये धर्म कर्म की बात करते हैं। अरे भाई धर्म कर्म की बात तो फिर हो जाएगी, धर्म तो आस्था का विषय है, पूजा पाठ घर में होता है, नमाज रोजा घर में होता है, वो उसका वीडियो नहीं बनाया जाता, उसका बाकायदे उसको कैमरे पे पूजा पाठ नहीं होता है, नमाज रोजा नहीं होता है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, आज आप बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। अगर वाकई में आप बताना चाहते हैं, आपने कहा नाहिद हसन, मैं कहना चाहता हूं कि नाहिद हसन के ऊपर आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं। 2018 में पहला मुकदमा, 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ, आपकी सरकार में हुआ, आप घबराए हुए हैं और हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करते हैं। ठीक है, क्यों दर्ज करते हैं? क्योंकि आपको ठीक है, फर्जी मुकदमे होते हैं। मुझे संजीव सिंह के पास भी जाना है, लेकिन मनीष इसमें छोटा सा रिएक्शन आपका। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही थी कि फर्जी मुकदमे आप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कई कैंडिडेट्स और नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, इसका कोई आधारशिला नहीं है, सरकार ने जबरन मुकदमे लगाए। 30 सेकंड में आंसर, फिर संजीव के पास जाए। मुझे 10 सेकंड सर, मेरी बात टंडन जी, आप मेरी बात मत मानिए, आप अजीज खान की बात भी मत मानिए। अरे जो वीडियो पब्लिक डोमेन में है उसको तो मानेंगे, जिसमें खुलेआम वो कह रहा है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। और जब उनकी सरकार थी तो एफआईआर क्यों दर्ज होता? मुजफ्फरनगर में तो जाति देखकर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए थे, जिनका मुकदमा हमने वापस लिया।
और जो जानसठ का मौलवी और तमाम आरोपी थे उनको अखिलेश यादव फाइल कैडी बुलाकर खीर खिलाया करते थे। तो जब ये सरकार ही उन अपराधियों के साथ खड़ी थी तो उस समय जिनके साथ अन्याय हुआ था और हमने जनता से वादा किया था कि हम अन्याय का बदला लेंगे, अन्यायी को हम लोग जेल भेजेंगे, तो हम क्यों नहीं एफआईआर करेंगे? उस वीडियो के बारे में अजीत जी का क्या कहना है? वीडियो में कमेंट लेता हूं। ठीक है मनीष जी दीजिएगा, आप 30 सेकंड संजीव सिंह को भी जोड़ ले। संजीव भाई, जो अलायंस है वो समाजवादी पार्टी और जयंत का है, लड़ाई आपके सामने है, अमित शाह का वक्तव्य आपके सामने है, कैंपेन आपके सामने है, कांग्रेस कहां है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? रजत भाई, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, काफी समय तो आपने दिया हमारे दोनों दल के पैनलिस्टों को। आपको याद होगा कि 1991 में गुरनाम सिंह कमेटी की रिपोर्ट जब आई जिसमें कहा गया कि जाटों को उनके आर्थिक समृद्धि को उनके बढ़ाने के लिए और उनके शैक्षणिक तो आरक्षण देने का काम 1998 में यूपीए की सरकार ने राजस्थान से दिया। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के उनमें 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 7.5 साल में क्या काम किया? दूसरी तरफ बहुत बड़ी बिरगावली गा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसी कार्यकाल में 7.5 साल में देखा कि चौधरी साहब का बंगला किस तरह से बेइज्जत करके छीना गया। यह भी है कि जो जाटों के नेता हुआ करते थे ये पूरे देश ने देखा। और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, सतपाल मलिक साहब हैं जो मेघालय के राज्यपाल हैं, उनको किस तरह से बेइज्जत किया गया। जब वो सच बोले जम्मू कश्मीर में, वहां से हटा करके गोवा भेज दिया गया। गोवा में कोरोना काल के भ्रष्टाचार को सच बोले तो वहां से हटाकर मेघालय भेज दिया गया। और प्रधानमंत्री जी से क्या वार्तालाप थी, अमित शाह भी नहीं भूले होंगे, जब अमित शाह जी को कहना पड़ा कि हाँ प्रधानमंत्री जी इस समय बरगला करके बोले, उनको बरगलाने वाले लोग लगे हैं। जब ये कहा कि तुम तो कुतियों के भी मरने पे चिट्ठी लिख, तो सतपाल मलिक, और यही सतपाल मलिक ने कहा कि साहब वो किसान आपको प्रधानमंत्री बनाने मर गए तो क्या वो मेरे लिए मरे थे क्या? ये पूरा देश नहीं भूला। और पूरे किसान आंदोलन में रजत भाई आपको याद होगा कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी योगी सरकार ने कहा अगर कोई भी दिल्ली के बॉर्डर पे जाके उस आंदोलन में भाग लेगा 1-1, 1.5 लाख तक का बांड तक भराया गया। किस मुंह से आज जाटों के और किसानों के लिए और ये पक्षधर बनते हैं? और जहां पर ये 22 चल रहा है, फसलों क्या दुगने हो गए क्या? यूपीए की सरकार थी, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा मनीष भाई और रजत भाई, एनएसएसओ का, कि हमने 2005 से लेकर के 2013 तक, नहीं बस 2 सेकंड, ठीक है, एक मिनट संजीव भाई, बड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आपने सतपाल मलिक का नाम लिया, आपने कहा साहब वो जो कमेंट्स उन्होंने दिए, और उससे मुख्यतः आपने कहा कि भाई जो बंगला खाली कराया गया वो स्मारक चाहते थे, मेमोरियल चाहते थे कि उस बंगले को बना दिया जाए, नहीं बनाया। मनीष जी आपका वक्तव्य। चौधरी चरण सिंह जी का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी ने नहीं किया। उनके जन्म दिवस को किसान दिवस घोषित करने में कितना समय लगा? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तब उनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। ये राजस्थान की तो चर्चा इन्होंने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाटों को आरक्षण किसने दिया? संजीव सिंह या तो भूल गए या तो बताना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहते लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए, ये कांग्रेस का ही कुचक्र था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तक जो गांधी परिवार का नहीं रहा, उसका अपमान केवल और केवल कांग्रेस ने लगातार किया। आपके कार्यकाल में जो गिनाया उठा कर देख लीजिए प्लीज, मुझे मेरी बात संजीव एक मिनट अपनी बात पूरी कर लीजिए। संजीव एक मिनट, उनको अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। ठीक है। नरसिम्हा राव जी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, जिनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के ऑफिस के बाहर पड़ा रह गया, अंदर आने नहीं दिया गया सोनिया गांधी की इशारे पर। तो ये लोग अगर महापुरुषों की बात करेंगे, केवल और केवल गांधी परिवार, मनीष जी परिवार, स्मारक की बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए स्मारक वाला उठा है प्रश्न। आ रहा हूं संजीव, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं संजीव, 1 मिनट में आ रहा हूं। हाँ, स्मारक वाली बात पे अपना जवाब। तथ्य की बात मैं कर देता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी उस बंगले में रहते थे, कोई स्मारक घोषित नहीं था वो। ठीक है। और जैसे ही सभी के बंगले खाली हुए थे, उसी प्रक्रिया के अधीन जैसे इनकी प्रियंका वाड्रा जी को छोड़ना पड़ा बंगला, जब सुरक्षा एसपीजी की हट गई तो नहीं मनीष जी, जो सवाल मनीष जी छोटे में 30 सेकंड में सवाल ये है, 1 मिनट संजीव, सवाल ये था कि भाई वो स्मारक उस बंगले को बनाया जा सकता था कि नहीं? जैसे अकबर रोड पर शास्त्री जी का जो घर था, शास्त्री मेमोरियल बनाया गया, कई ऐसे मेमोरियल्स लुटियंस में हैं जो कोठी को कन्वर्ट्स करके बनाए गए।
वो नहीं, ये फिजिबिलिटी सवाल- थी, ये सरकार सवाल के तो- हाथ में था या नहीं जी, था? जी, जी। ये सवाल तो मुझसे पूछने के पहले जो तमाम सरकारें आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण जी के बाद रही, सबसे ज्यादा तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। तो इन्होंने भी स्मारक नहीं बनाया ना, कि बनाया था इन्होंने। संजीव, उसके बाद जनता दल की भी सरकार संजीव जी, रही, आपने भी स्मारक नहीं बनाया, ये बात मनमोहन सिंह जी भी रहे। मनीष का कहना है कि ये सिर्फ सवाल- हम ही नहीं थे, थोड़ा- उसके बाद से कई सरकारें आई, आप लोगों ने क्यों नहीं बनवाया? रजत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अजीत सिंह अभी जी पूर्व सांसद के नाते मनीष जी बोल रहे हैं। उन्होंने खाली कर दिया। हाँ। मनीष जी अब बोल आप रहे हैं। इसको स्मारक क्यों नहीं बना दिया? ठीक है, ठीक है, ये जो काम- आपने, सवालों ठीक का है, जवाब ठीक है मनीष, दे रहा हूं। पॉइंट टेकन, ठीक है। संजीव, आप भी मनीष बना जी सकते बोल थे रहे। स्मारक, आपने क्यों नहीं देखिए, बनवाया अपने 10 साल के देखिए, कार्यकाल में 4 से देखिए, 14 तक में? ठीक ठीक रजत जी, 4 से 14 नहीं, उसके रजत- पहले नरसिम्हा राव जी रजत थे, जी, ठीक है, ठीक है मनीष, जवाब ले जी लेंगे। रहे, चंद्रशेखर जी रहे, तमाम मनीष- लोग प्रधानमंत्री ठीक है, रहे। ठीक है, ठीक है। मनीष संजीव। मनीष शुक्ला जी की बात खत्म हो गई तो बताऊं। देखिए मनीष जी, पहली बात की विश्वविद्यालय जीवन के हमारे जूनियर रहे और मैं सीनियर होने के नाते इनसे अपेक्षा करता हूं कि कम से कम दल में जरूर रहें, लेकिन झूठे तथ्यों के आधार पर विश्वविद्यालय की परंपरा का अपमान न करें। बताइए भाई, क्या अभी तथ्य झूठे हैं? सुनिए सुनिए लोकसभा सुनिए। का मुंह किसने अभी- नहीं देखा अरे अब दिया, सुन तो तथ्य लीजिए। झूठे हैं। अरे भाई अब सुन लो ना, अब मनमोहन आपकी सिंह बात को सुना 2004 सुनो। से 14 के बीच हमने सुना है, प्रधानमंत्री थे। हमने चौधरी कभी चरण सिंह खाली का नहीं स्मारक कराया, बना दिया, ये तथ्य हमने मेरे बल झूठे हैं। प्रयोग नहीं कराया। नरसिम्हा राव अजीत जी सिंह के साहब पार्थिव जब शरीर को- अजीत सिंह साहब जब पार्थिव संसद में शरीर को नहीं भी आपने थे दूसरे नहीं किया, तब भी तथ्य हमने झूठे हैं। उनको रहने दिया। क्या और बात जब करते अजीत हैं? सिंह के अजीत अरे सिंह साहब के आप साथ विश्वविद्यालय की और महापरंपरा चौधरी को भी साहब को तोड़ चाहने रहे वाले हैं, लोगों ने चैनल पर स्मारक की बात की, जो लोग तब देख आपने रहे खाली होंगे, कराया। क्या सोचेंगे 7.5 संजीव जी साल आपको? में आप 7.5 साल में आपने कभी ये एक बार देखिए, बात अच्छा सुनी तो बताइए बता ना, दीजिए। क्या तथ्य गलत मैंने- है? फिर मैं कह रहा हूं, अब आप सुन 2004 लीजिए। से 14 के बीच में मनमोहन सिंह की सरकार मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अजीत सिंह साहब ने बना बात, दिया था। अब आप पहले आप सुनने का प्रयास अरे करिए। बताओ ना भैया, मैंने आपकी संजू जी। मैंने आपकी बात आप बताओ सुनी। ना, नरसिम्हा राव जी की मनीष जी, आप पार्थिव सुन शरीर लो। को घुसने नहीं मैं दिया, सुन- मेरे तथ्य गलत है। अगर आप सुनने चौधरी का चरण साहस सिंह नहीं जी को रखते हैं, संसद भवन नहीं ये जाने बौखलाहट दिया था, आपकी बता रही है, ये आप सच तथ्य नहीं गलत सुनना है। चाहते। 7.5 साल से आप केवल जाट ये देखिए, आप के वोट 7.5 पाने के लिए साल, राजनीति 7.5 चलते हैं। ये नहीं होता आप है। क्या किए? वो स्मारक 7.5 नहीं साल था। के बीच मेरा में ये ये कहने का मतलब इनको है। स्मारक बनने की बात वो आई। आवाज आपने स्मारक 7.5 नहीं साल था, में खाली संजू जी, कराया। मेरा कहने का उसके ये पहले मतलब है। चौधरी अजीत सिंह जब संसद में नहीं भी थे सदस्य, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनका बंगला नहीं खाली अरे भाई, कराया। स्मारक आपने नहीं खाली बनाया था कराया आपने। और स्मारक बिल्कुल स्मारक स्मारक नहीं बनाने का बनाया था, जिस उस स्मारक आज नहीं था, तो आप कह रहे थे स्मारक आज खाली करा आज दिया इसका गया। आज झूठी बात इसका आप खुलासा करते हैं बैठ के चैनल पे। जयंत चौधरी जी करेंगे। हमारी आपकी झूठी बात बताने की मत बात करिए नहीं है, चैनल पे बैठ के। ये बात आप वो कर रहे हैं। स्मारक था वो। और जो वो आप स्मारक था, फिर ये झूठी है बात नहीं। कर रहे हैं। ठीक है। और इसका सच जयंत सिंह स्मारक था वो। बताएंगे। ठीक है। अभी उन्होंने कहा स्मारक था वो, भाजपा है के नहीं लोग बताइए। मुझे चमन ठीक है मनीष जी, समझे। लेकिन आप चमन संजीव, हाँ ठीक है, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, आप सब हमारे साथ रहिए, लेकिन 30 सेकंड का वक्त आपसे लूंगा, आप 30 सेकंड हमारे साथ रहिए। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर, अपने पैनल की तरफ चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जाट्स किस तरफ हैं, किसान किस तरफ हैं। एसपी और आरएलडी के साथ आने से क्या बीजेपी के लिए चैलेंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है? आलोक सर, एक बार फिर से आपसे शुरू करता हूं। सर, पेपर में आप देखेंगे तो ऑन पेपर बड़ा अलायंस है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का। अगर आप थ्योरीज में जाएंगे, वोट प्रतिशत में जाएंगे तो क्लीन स्वीप होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि बीजेपी मेहनत कर रही है, रीच आउट प्रोग्राम चला रही है, बड़े नेताओं को उतार रखा है, कमिटमेंट्स हैं, कई सारे इश्यूज हैं। वेस्टर्न यूपी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला फेज वहीं से शुरू होता है। आप पहले फेज में अगर आप मार्जिन लेते हैं, लीड लेते हैं, तो उसकी हवा आखिर के फेज तक चलती है, और पिछले चुनाव में हमने ये देखा था। इसलिए भी जरूरी है कि पहले फेज में आप जिस भी पार्टी को अच्छे वोट पड़ेंगे उसकी बात और लहर पूरब तक भी जाएगी। आलोक सर। देखिए जी, आपने ठीक कहा, जिस तरह से अखिलेश जी ने शुरू किया, जयंत चौधरी भी उनके साथ आए, लेकिन आप ये बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप और हम सब जो गतिविधि नहीं देखते रहे। जयंत चौधरी जी, अमित शाह जी या जो भाजपा के नेता हैं, उनके संपर्क में रह करके वहां से भी, और वो शुरू में मानते भी थे कि हमारी दोनों तरफ बात हुई, सब लोग मानते हैं। शाहिद सिद्दीकी अभी भी नहीं जुड़े हैं, वरना वो भी आपको स्वीकार कर चुके हैं हमारे चैनल पर ही कि हाँ, बातचीत उनसे भी हुई थी। इसलिए ये आप पहले और दूसरे चरण के लिए जिस तरह से पूरी ताकत भाजपा लगा रही है, जानती है कि यहाँ कुछ कमजोरियां हैं, और अभी जैसा संजीव जी कह रहे थे, किसानों का मुद्दा है, लेकिन मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, संजीव जी बहुत समझदार हैं, इसलिए कि छोटा किसान उतना पीड़ित नहीं हुआ है, वो भी एक ध्यान रखिए। मतलब इसको एक प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप असहमत हो, लेकिन छोटे किसानों में भी कई ऐसे हैं जो भावुक होते हैं,
जो हिंदू के नाम पर भी वो हो जाते हैं। तो इसलिए उसको कैसे वो किया जा सके उसकी पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है। और इसी का लाभ उन किसानों तक भी, देखिए इस बेल्ट में जो आपने कहा, यही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ की तरह संपन्न नहीं है, उसके ऊपर भी क्या असर पड़ेगा, पूर्वांचल में क्या असर पड़ेगा, इस दृष्टि से भी इस चुनाव में पूरी ताकत। देखिए तीनों नेता, मैंने ऐसे बहुत कम चुनाव देखे जब तीनों नेता उस इलाके में, मैंने आज ही मैंने खुद अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं और योगी जी। ये बात ठीक है कि वहां कमजोरी को डिक्लेयर नहीं कर रहे होंगे और न हमारे साथ कोई बोलेगा बीजेपी का, लेकिन क्या वो अंदर से नहीं समझते, बंगाल में नहीं जानते थे कि पूरा बहुमत नहीं मिलेगा ताकत। मतलब हाँ, आपका कहना ये है कि दिक्कत है लेकिन प्रयास पूरा है, यही आप एक लाइन और जोड़ दो, एक लाइन अजीत सिंह इस मामले पर जो स्मारक वाली बात है। देखिए जगजीवन राम जी के लिए भी स्मारक की बात हुई, बंगला जब वो नहीं हो उसके एक हिस्से में भी रहते हो। अजीत सिंह जी से हम वहां वर्षों तक कितना ही चीजें छापी है, तो स्टोरी बनी है, चैनल में आए हैं। हाँ। अजीत सिंह जी ने कभी उस तरह की कोई स्मारक की बात वहां नहीं की थी। वो तो इतने प्रभावशाली मंत्री थे कि कहीं भी और दूसरे के स्मारक बनवा सकते थे। उनके सभी दलों के साथ हर गठबंधन में वो सरकार में रहे हैं, ये गलत कहनी नहीं, कांग्रेस में नहीं, वो दूसरे गठबंधन में भी रहे हैं और वो मायावती के साथ समर्थक भी रहे हैं, मेरे साथ छपे हुए उनके वो है सारे और ओपन थे, इसीलिए लोग बार बार कह रहे थे कि साइड्स स्विच हो सकती है। ठीक है, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा किसान दिवस डिक्लेयर किया गया, तो बीजेपी इस मामले में और सतपाल मलिक वही खेल खेल रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। ठीक है सर, ठीक है। सतपाल मलिक ने जाटों के लिए किया है, कल वो जाटों में जाकर के यदि मान लो इस्तीफा देकर समर्थन जुटा सकते हैं। हाँ, वो प्रचार कर सकते हैं और एक आदमी प्रचार करने के बाद अपने आप को बता सकता है कि हाँ ठीक है, अगर दो लोग हैं तो दो लोग में से हो सकता है दोनों थोड़े थोड़े गलत हैं, तो ज्यादा सही कौन है। ठीक है संजीव, आऊंगा आपके पास। अजीज खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज, देखिए बात बहुत संक्षेप में कहनी, लंबी बात कहनी नहीं है। मोटा मोटा मामला यह है कि किसानों से बीजेपी की हमदर्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये इन्होंने भी मीटिंग भी किया कल परसों, जाटों का मीटिंग किया, लोगों से मिले। ये 12 महीने नहीं मिलने का मौका मिला था क्या? 12 महीना वो किसान बैठा रहा, उसे मिलने का मौका नहीं मिला अमित शाह जी को, गृह मंत्री महोदय को। एक बात। दूसरी बात, ये वही किसान है जिसको आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी क्या नहीं कहा आपने, कील कांटे तक लगवाए। राकेश टिकैत जी को उनका पानी तक काट दिया, शौचालय, बिजली, सब कुछ आपने देखा, उन्होंने अपने घर से मंगवा करके पानी तक दिया। हालात ये था कि आपने किसानों को जिस कदर प्रताड़ित किया वो भूले नहीं है, वही बीजेपी है और वही किसान है जिनको आपने कुचला रौंद दिया है। किसान नहीं भूलता है। मनीष जी, वही बीजेपी है, वही किसान है, वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है। मनीष जी, किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, देखिए समझ लीजिए कि किसान आपको। ठीक है अजीज भाई, ठीक है, आता हूं आपके पास, एक मिनट दीजिएगा। मनीष जी, वो जो टेन्योर था जब साल, ठीक है अजीज भाई, ठीक है, आंसर ले लें दीजिए। ठीक है मनीष जी, ये बात आप क्या राजनीतिक तौर पर मानेंगे, आपकी अपनी सहजता के अनुसार है, कि जो आंदोलन चला उससे एक निगेटिव फीडबैक और निगेटिव इमेज बीजेपी की बनी? पहला, आप इससे सहमत हैं, हाँ या ना? देखिए टंडन जी, जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों में किसकी संख्या, कहां की संख्या ज्यादा थी, ये सबको पता है। जो हमारा कृषि सुधार कानून लेकर हमारी सरकार आई थी, उसकी मेरिट पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, सभी का मत एक होना चाहिए। इसके नाते से जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं, तो उन्होंने वापस लिया। जो भी अजीत जी कह रहे हैं कि वही बीजेपी है, वही किसान है, वही पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो हम भी याद दिला दें कि वही बीजेपी है जब 2013 में अखिलेश यादव जी के इशारे पर दंगाइयों की जाति धर्म देखकर छोड़ा जा रहा था और एक वर्ग के ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा था। एक मिनट अजीज भाई, एक मिनट पूरा हो जाए, अजीज भाई पूरा हो जाने दीजिए, आप ही के पास आऊंगा। मनीष जी पूरा करिए। उस समय हमारी पार्टी के लोग खड़े हुए और हमने कहा कि हम पीड़ितों के साथ खड़े होंगे और हमारी सरकार आएगी तो मुकदमों को वापस लेंगे। आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय। ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर और दंगा, ये इस पर ठीक है मनीष जी, ठीक है। अजीज भाई, जो कैंपेन है बीजेपी का, वो बार बार इस चीज पर चिन्हित है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पलायन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगाई थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, इस पर कैंपेन पूरा आधारित है और बीजेपी बार बार टारगेट कर रही है समाजवादी पार्टी और आपके कार्यकाल को।
उसका जवाब कैसे देंगे और कैसे भरोसा आप लोग दिलाएंगे कि हाँ भाई इस बार नहीं होगा कुछ? देखिए रजत जी, एक बात तो प्लान का जो इशू है, ये प्लान केवल कैराना में नहीं हो रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया, ना इन्होंने कारखाने लगाए, ना उद्योग धंधे लगाए, कोई काम नहीं किया। तो कैराना, पश्चिम, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर प्लान हो रहा है। उत्तर प्रदेश छोड़ करके लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं रोजी रोजगार ढूंढने के लिए। एक बात समझिए, इन्होंने किसानों की बात की, किसानों से वादा किया, किसान एमएसपी की गारंटी हम लेंगे, क्या ले लिया? नहीं लिया। अभी भी झूठ है। इन्होंने कानून तो वापस ले लिया जो खुद बनाया था, कानून वापस ले लिया, लेकिन 750 किसान मर गया, उसका मुआवजा नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 25-25 लाख रुपए मुआवजा देंगे। इनके पास सूची नहीं है, लिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनको किसानों से हमदर्दी नहीं है, इनको वोट से हमदर्दी है। आज आप देखिए, जब पैर के नीचे से जमीन खिसक गई तो इन्होंने माफी भी मांग लिया, इन्होंने कहा बिल भी वापस करेंगे, लेकिन उस बिल को वापस करने से किसानों का क्या फायदा? खुद बिल लाए थे आप, खुद आपने वापस ले लिया। किसानों ठीक है मनीष जी, आ रहा हूं अजीज भाई, एक मिनट दीजिएगा, आपने अपनी बात पूरी करी है। संजीव जी हमारे साथ, संजीव जी कुछ ऐड करना चाहते थे आप? जी, मैं सबसे पहले रजत भाई आलोक सर का बहुत सम्मान करता हूं। आलोक सर ने 2-3 चीजें कही कि अजीत साहब हर सरकारों में रहे और मुझे मालूम है सर के लेख में पढ़ता रहा, लेकिन सर एक चीज से असहमत हूं, वो मुझे हक है। आपने कहा कि छोटे किसान, आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार सर धान और गेहूं पे 150 रुपए बोनस देने करती थी। ये 150 रुपए का बोनस छोटे किसानों का था, वो मार लिया इस सरकार ने। और आज इस सरकार की स्थिति सर ये है, ट्रैक्टर से लेकर के कीटनाशक तक 28% से लेकर के 12% तक जीएसटी लगा दिया। सर ये जो चीजें हैं, छोटा किसान इसमें मारा जा रहा है। और जब सर बड़ा किसान मरेगा तो छोटा किसान तो ऑलरेडी मरेगा। और रही बात अजीत सिंह साहब की बात जो आपने कही, सर उनके अंतिम समय में स्मारक की बात आई थी, अजीत सिंह साहब ने इस बात को रखा था, इसी भारतीय जनता पार्टी ने सर सम्मान किया। और वही बात सर सतपाल मलिक साहब के लिए कह रहा हूं कि सतपाल मलिक साहब ने जब कहा कि आरएसएस का एक नेता मुझसे भ्रष्टाचार कराना चाहता था तो मुझे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, कोरोना काल के भ्रष्टाचार को गोवा में गिनाया तो वहां से हटा दिया गया, मेघालय से जब आकर सर दिल्ली मिले तो कहे साहब 700 किसान मर गए। प्रधानमंत्री ठीक है आलोक सर, देश के प्रधानमंत्री को सर किसानों के प्रति इतनी संवेदना नहीं है। ठीक है दुख व्यक्त आलोक सर कुछ ऐड करना चाहेंगे क्योंकि टिप्पणी आप पर है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, अंतिम समय में जरूर अजीत सिंह जी ने इच्छा जाहिर की थी, नंबर 1। और ये आप जो कह रहे हैं ना, ये एक आंकड़ों का एक अलग खेल है कि जो कौन किसानों को छोटे को फायदा, जो 6000 संजीव भाई गांव में चलिए हमारे साथ, मैं गांव से 6000 और 10,000 जौनपुर गांव से हूं सर, है इसको 6000-10,000 मिलता है, उसके लिए बहुत होता है, वो भी एक कारण है, मैंने आप उससे असहमत हो सकते हैं। इसलिए ये जरूर मेरा कहना है। और जो आपने कहा ना कि भाई ये जो बात की गई सतपाल मलिक जी की, आप यही तो एक विशेषता है खेल कि आप असहमत, आप देखिए ना मनमोहन सिंह जी के खिलाफ भी कई लोग बोलते थे। इंदिरा गांधी के अब सम्मेलन मैंने अटेंड किए हैं, जब उनके मुंह पर कहते थे अरे वो चोर है। श्यामा चंद्र शुक्ल के क्या कहा गया जानते हैं? प्रकाश चंद्र सेठी, अली बाबा 40 चोर। यदि उस ट्रेडिशन पे जाएंगे तो ये बर्दाश्त सबको करना चाहिए। ये बर्दाश्त इंदिरा गांधी जी ने सिखाया था, यदि आप कांग्रेस को मानते हैं। आज राहुल गांधी को कह दें कि आपके यहाँ 40 चोर हैं, वो कल मुंह नहीं देखने देंगे। तो गुलाम नबी आजाद को पद्मश्री पद्मभूषण मिलने पर नाराज हो गए। ठीक है रमेश तो राहुल गांधी के पापे वही है ना। ठीक है, एक बार फिर मनीष जी के पास चलेंगे। मनीष जी, जो लड़ाई है वेस्टर्न यूपी में, हालांकि मैंने 2 बार सवाल पूछा, आपने थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट किया। ये बात तो बीजेपी भी इंटरनली मानती होगी कि हाँ मेहनत पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा आपको करनी पड़ रही है। देखिए टंडन जी, हम लोग तो नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और जिला पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक मेहनत करते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी चुनाव में निकलते हैं। तमाम विपक्ष की पार्टियां इस पे भी सवाल खड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों आए हैं, तमाम मुख्यमंत्री क्यों आए। और हम लोग मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, क्योंकि हमको 2017 से ज्यादा सीट चाहिए इस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टारगेट है आपका। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। डॉक्टर अजीज, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में, वक्त बहुत कम है। देखिए सर, इन्होंने मेहनत छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान सब जगह किया, दिल्ली में भी किया था, पश्चिम बंगाल में भी किया था। हर क्या हुआ, पूरे देश ने देखा, वही हर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अब इनकी झूठ,
वक्त की कमी है। आप सब आए देश के सवाल में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने समझने की कोशिश करी कि आखिर जाटलैंड, वेस्टर्न यूपी क्या कहता है, और नतीजे ही बताएंगे कि आखिर किसकी रणनीति ठीक थी। बीजेपी मेहनत कर रही है, अपने बड़े फेसेस को उतार रही है। जयंत चौधरी ने साफ कह दिया है कि वो चवन्नी छाप आदमी नहीं है, अखिलेश के साथ इंटैक्ट है। तो बड़ी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी कि क्या जाट और मुस्लिम एक बूथ पर वोट करते हैं। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।